सभी छात्रों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th विषय गणित प्री बोर्ड पेपर परीक्षा 2026 यह स्टैंडर्ड जिन छात्रों ने 10th क्लास में ले रखा था उनके लिए है। साथ ही मैंने एक बेसिक पेपर की वीडियो बना करके फुल डाल दी है यूट्यूब पर। आप सभी छात्र जा कर के देख लीजिए हमारे चैनल पर। और साथ ही आज मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन एक एक करके हल करवाऊंगा। साथ ही आप एक एक करके देखिएगा। मैं इस पेपर की वीडियो पूर्ण रूप से बना करके यूट्यूब पर डाल दी थी, किसी टेक्निक प्रॉब्लम इशू होने के कारण नहीं अपलोड हो पाई थी, इसलिए आज मैं यह दोबारा वीडियो बना रहा हूँ स्टैंडर्ड पेपर की। काफ़ी छात्रों ने मांग की थी कि सर स्टैंडर्ड पेपर की वीडियो बना करके सेंड कीजिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में दे रखा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना पहले नंबर में दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो किस प्रकार का बहुपद होगा, कौन सा होगा इन चार ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन में दे रखा है x² - x - 12। बी नंबर पर दे रखा है x² + x + 12। सी नंबर पर दे रखा है x² /2 - x/2 + 6। डी नंबर पर दे रखा है x² /2 + x/2 - 6 दे रखा है। इन चार ऑप्शनों में से आपका एक उत्तर होगा। पर यदि आप चारों ऑप्शन के लेकर के बहुपद के शून्यक निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट तरीका मैं बताता हूं, आपको बहुत जल्दी से हल कर पाएंगे। करना क्या है आपको, सर्वप्रथम आपको यही करना है कि जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी ऑप्शन को लीजिए और उनमें जो शून्यक दे रखे हैं आप उसमें मान रख दीजिए, आपका आसानी से हल हो जाएगा। मान लीजिए हम पहला ऑप्शन ले रहे हैं ए नंबर में लिखा है x² - x - 12। इसमें आप शून्यक रख दीजिए। क्या रखना है, जो आपको -3 दे रखा है एक बार रख के देखिए, -3 रख के देखना x बराबर में। तो x के स्थान पर आप जहाँ जहाँ भाई x लिखा हुआ है सभी जगह -3 रखिए। तो यहाँ पर रखेंगे तो -3 की पावर 2 और माइनस x के स्थान पर -3 रखिए -12। हल कीजिए, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरह का 9 और माइनस का अंदर गुणा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 3 और -12। इनको यदि अगर आप जोड़ देंगे तो निकल के आएगा 3 9 3 12 और ये भी 12 और यानी घटाएंगे तो 0 उत्तर प्राप्त होगा। पहला हमने शून्य का रखा 0 प्राप्त हुआ। आप दूसरा भी शून्य का रख करके चेक कर लीजिए। दूसरा शून्य को उठा करके देखिए, पहले ही ऑप्शन पर रखिए तो ये लिखा x² - x - 12। क्या दे रखा, 4 दे रखा तो 4 रखिए पूरे जहाँ जहाँ भी स्थान पर x लिखा है वहाँ पर आप 4 रख करके देख लीजिए। 4 की पावर 2 इस x के स्थान पर 4 रखा और ये 12 है माइनस का। 4 का वर्ग होता है 16, हमने 16 लिख दिया। -4 ये है और -12 ये है। -4 और -12 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 ये घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। जो कि 0 प्राप्त हुआ तो हमें उत्तर में दोनों प्राप्त हो गए। दोनों शून्य रखने पर हमें 0 प्राप्त हुआ, तो इसलिए बहुपद हमारा कौन सा कहलाएगा, ए नंबर का ऑप्शन का बहुपद कहलाएगा। तो जो कि हमारा कौन सा सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। आइए पहले का ए सही है, तो हम उत्तर में इस तरह आपको लिखना है बोर्ड की कॉपी में, इस तरह आपको डाल लेना। उत्तर क्रमांक फर्स्ट दिया, सही विकल्प का चयन। उत्तर नंबर फर्स्ट में कौन सा सही है, तो ए नंबर सही है, तो ए नंबर ही लिखेंगे। ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ बहुपद लिखा हुआ x² -x और -12। तो इस तरह आपको लिखना है कॉपी में। आइए दूसरा प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि 1/3 वर्ग समीकरण x² + kx -5/3 = 0 का एक मूल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो एक मूल हमें दे रखा है और हमें k का मान प्राप्त करना है। तो हमें क्या दे रखा है, तो हमारा जो बहुपद दे रखा है वह है क्या, x चर में दे रखा है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 आपको क्या करना है, उठा करके पूरे बहुपद में रख देना है। तो जो हमारा बहुपद दिया है, क्या दिया है, तो ये आपके सामने है। इस बहुपद में आपको रखना है 1/3। पूरा बहुपद क्या दिया है, x² + kx -5/3 = 0। तो आप पहले लिख लीजिए। तो x² प्लस दे रखा तो प्लस kx और -5/3। आप x के स्थान पर क्या रखना है, आपको 1/3 रखना। तो 1/3 की पावर 2 लिखना है, इसके पास प्लस का साइन लगाना है और k लिखा ही रहने दीजिए। x के स्थान पर 1/3 और -5/3। अब हल कीजिए, 1/3 का पावर यदि हो वर्ग करेंगे तो 1/9 आ जाएगा और k का 1 के साथ गुणा करेंगे तो k/3 आएगा।
और क्या है, ये -5/3 है। क्या जीरो लिखा था तो जीरो देख लीजिए, समीकरण में जी जीरो था तो बराबर में जीरो लिख दीजिए। बिल्कुल ये है। आपको करना क्या है, इन दोनों को आपको जीरो को उस तरफ ले जाना, तो इस तरफ बचेगा k/3 बराबर में उस तरफ ले जाएंगे 5/3 को तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5/3 1/9 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। आप एलसीएम लेकर के हल कर लीजिए। k/3 बराबर, इनको हल करेंगे एलसीएम 9 आएगा, 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार जाएगा, ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 5 15 माइनस 9 का भाग 9 में देंगे 1 बार जाएगा, ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा। आप घटा दीजिए तो इसको कट कर दीजिए, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या यदि गुणे में है तो कट जाती है। 3 का भाग देंगे, 3 तरह का 3 बार गया, तो ऊपर हमारा क्या बचा, के बचा, और नीचे 1 तो भाग देंगे तो के ही आएगा। इसको आप घटाइए तो क्या आएगा 14, तो और अपॉन में 3, क्योंकि 3 बचा हुआ था तो के का मान 14/3 आया। किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन में देख लीजिए, वही हमारा उत्तर हल कहलाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो कि ऑप्शन बी नंबर में दे रखा 14/3, तो यह हमारा उत्तर कहलाएगा। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, किस प्रकार लिखना है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर, तो आपको बी नंबर ही डालना है। और उत्तर में लिखना है, क्या लिखना है, 14/3 लिखना है। इस तरह आपको हल करना। तीसरे नंबर में आइए देखते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न में लिखा, यदि x अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित हो, तो चलिए हम एक निर्देशांक तल बनाना है। निर्देशांक तल के माध्यम से आपको हल करके हम बताएंगे। यह प्रश्न आपके सामने अब हल करेंगे। पहले निर्देशांक तल बना लें अक्षों के माध्यम से। तो मान लीजिए कि ये एक निर्देशांक तल है, इस पर x अक्ष और y अक्ष होते हैं, तो ये कहलाता है x नेगेटिव कहलाएगा और ये x पॉजिटिव कहलाएगा। यह y नेगेटिव कहलाएगा और ये y पॉजिटिव कहलाएगा। इस पर क्या कहा गया प्रश्न में, जैसा जैसा कहा गया वैसा वैसा कीजिए। आप देख पा रहे हैं पहले क्या गया, x अक्ष की धनात्मक दिशा, तो x अक्ष की ये धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई पर स्थित है। मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर 0 0 होंगे, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं। इस मूल बिंदु से आपको 4 इकाई दूरी पर लेना है धनात्मक दिशा में। तो मान लीजिए यहाँ पर 4 है, तो x अक्ष पर लिया तो x हो गया 4, y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, अब कहा गया है कि स्थित बिंदु की y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई पर स्थित हो, तो आपको ऋणात्मक दिशा, तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा नीचे की तरफ मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर आपको लेना है। तो ये ऋणात्मक कह रहा है, तो आपको करना क्या है, y का तो x अक्ष हमारा क्या है 0 होगा, y अक्ष -4 होगा। इस बिंदु की मान लीजिए ये बिंदु A है और ये B है, तो बिंदु A की B से दूरी आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो फार्मूले का यूज करके दूरी वाले सूत्र का उपयोग करके निकाल लीजिए। AB की दूरी निकालना, तो AB बराबर अंडर √ कोष्टक x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर आप मान रख दीजिए। x2 क्या अपन के पास, तो x2 अपन के पास 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, और x1 0 है तो 0 लिख दीजिए, पावर में 2 लिख दीजिए। अब इसके बाद y2 क्या 0 है और y1 क्या -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 ये हो गया। अब हल कीजिए तो 4 चौकों ही हो जाएगा 16 और 4 चौक 16, जोड़ देंगे तो अंडर √ 32 आएगा। हल करेंगे तो क्या आएगा, 4 और बाहर निकल आएगा और 1 2 आपका अंदर बचा, तो 4 अंडर √ 2 इकाई ऑप्शन में जहाँ भी मिले वह हमारा उत्तर सही कहलाएगा। आप देख पा रहे हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 4 अंडर √ 2 इकाई। यदि ये भी आपको नंबर 3 में लिखना है, पहले नंबर में दे रखा है, पहला नंबर क्या लिखा है 4 अंडर √ 2 इकाई, तो आपको ऐसे ही लिख देना है सेम। इस प्रकार आपको उत्तर में हल में लिखना है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करने का प्रयास कीजिए और ये बताइए कि अच्छा पेपर लगा। यदि कोई समस्या है तो कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए, साथ में आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक एक करके समझाऊंगा, आप समझते जाइए। चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, चौथा नंबर, एक 30 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से एक नाव का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो नाव की दूरी प्रकाश स्तंभ के आधार से कितनी होगी।
तो प्रकाश स्तंभ के आधार से कितनी होगी आपको यह बताना। तो जैसा जैसा कहा गया वैसे वैसे डायरेक्शन के आधार पर आपको पहले एक आकृति निर्मित करनी है। तो मान लीजिए कि मैं एक प्रकाश स्तंभ बनाऊंगा। तो यह मान लीजिए प्रकाश स्तंभ है, यह धरातल से है प्रकाश स्तंभ, यह प्रकाश स्तंभ, और यहाँ पर कोई नाव है। इस नाव के क्या कहा गया है, एक 30 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, तो मैंने 30 मीटर अंकित कर दिया। फिर क्या कहा गया, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से एक नाव का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऐसे बनेगा, इस नाव का कितना बन रहा है, तो 45 डिग्री बन रहा है। तो ये 45 बन रहा है, तो ये क्या है, शीर्षा एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो बराबर होते हैं एकांतर कोण, तो ये भी 45 हो जाएगा। कहा क्या गया, नाव की दूरी प्रकाश स्तंभ के आधार से, तो नाव की दूरी, नाव ये है, प्रकाश स्तंभ का आधार ये है, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो आप देख पा रहे हैं ये आधार निकालना है और ये लंब है। तो लंब आधार किस में होता है, तो tan में होता है। तो tan 45 बराबर लंब कितना दे रखा, 30 दे रखा। आधार क्या है, निकालना है, तो आधार d निकालना है, दूरी निकालना, तो d लिख दिए हम। tan 45 का मान 1 होता है, 30 ये लिखा ही रहेगा, d का मान निकालना है, तो पक्षांतर करके निकाल लीजिए d का गुणा 1 के साथ, तो d बराबर 30 निकल के आ जाएगा। 30 मीटर निकल के आएगी, क्या दूरी निकल के आ जाएगी इनके बीच की। इस तरह आपको हल करना है, क्योंकि यह एक वाक्य में, इसलिए मैं डिटेल से हल नहीं करवाऊंगा, शॉर्ट में हल करवाऊंगा ताकि आपके बीच समझ में आए और पेपर में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो बी नंबर खाली आपको लिखना उत्तर पुस्तिका में, बी नंबर चौथे प्रश्न में बी नंबर डाल करके और 30 मीटर लिखा, तो 30 मीटर आपको लिख देना इस तरह। अब अगला प्रश्न दे रखा है 5वें नंबर में, क्या दे रखा है, दे रखा 5वें नंबर में, किसी त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के, तो आप एक त्रिभुज बनाइए। क्या बनाना है, ABC एक त्रिभुज। तो यह मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है, तो हम अंकित कर रहे हैं ABC एक त्रिभुज है। क्या रहा है, DE पैरेलल है BC के, तो BC के पैरेलल समांतर एक क्या खींचना है, DE एक रेखा हमने खींच दी। आगे क्या करना है, AD पूछा गया है, AD तो A से D ये x दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, DB दे रखा है x-2, तो x-2 हमने लिख दिया। फिर क्या दे रखा है, AE दे रखा है, AE x+2 दे रखा है। फिर EC दे रखा है x-1, तो x-1, इसमें आप थेल्स प्रमेय का यूज करके निकाल लीजिए। आपको करना क्या है, AD अपॉन थेल्स प्रमेय से AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC, आपको थेल्स प्रमेय का यूज करना है। आप मान रख दीजिए, AD का मान क्या है, x है, DB का मान क्या है, x-2 है, बराबर AE का मान है x+2 और EC का मान है x-1। आप तिर्यक गुणा कीजिए, तिरछा गुणा, इस वाले पद के साथ गुणा करना है आपको। तो x-2 और एक बार है x+2 और इस x का इस वाले पद के साथ गुणा कर दीजिए, x का x के साथ x², x का -1 के साथ तो -x, यदि इनका गुणा करेंगे तो x² -4 निकल के आएगा। x² से x² कट गया, तो बचा क्या, -4 और -x, तो माइनस कट गया, तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हो गया। तो उत्तर में जहाँ भी आपको 4 मिल जाए वही हमारा उत्तर सही है। तो किस ऑप्शन में दे रखा, बी नंबर में दे रखा है, तो उत्तर पुस्तिका में बी नंबर डाल करके ही लिखना है। तो बी नंबर डाल दिया हमने और लिख दिया 4। अब देखिए 6वें वाले प्रश्न में, 6वें में दे रखा है, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1 y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2 और y + c2 बराबर 0 द्वारा निरूपित दोनों रेखाओं पर बिंदु 0, 0 और 2, 3 हो तो स्थित हो, तो रैखिक समीकरण के युग्म क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि ये यदि अगर 0 का मान रख देंगे पूरे समीकरण में, दोनों समीकरण में यदि रखेंगे, x का मान रख दीजिए और y का मान रख दे, तो c1 और c2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यदि 0 रखेंगे तो दोनों पद 0 हो जाएंगे, तो c1 बराबर 0 आ जाएगा, c2 बराबर 0 आ जाएगा। इसके पश्चात ये x का मान है और ये y का मान है, x का मान 2, y का मान 3, दोनों समीकरण में रखेंगे तो 2 समीकरण बनेंगे। फिर इसके यदि उसके हल निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे।
के अंततः अनेक हल होंगे, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपको सी नंबर और लिखना अंततः अनेक हल, क्या लिखा है, अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे, इस तरह आपको लिखना है। आइए हमारे 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर हमने हल करवा दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 में दे रखा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर में दे रखा है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का कहा जाता है, तो प्रिंस कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है, खाली स्थान पर प्रिंस भरना है। दूसरे नंबर में दे रखा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, तो जब भी पूछे कि वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो यक्ष निर्देशांक कहलाएगा। यदि यक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक कहलाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों तरह से पेपर में पूछ लेता है, तो आपको खाली स्थान पर भरना यक्ष निर्देशांक। अब अगला प्रश्न दे रखा है, अगले प्रश्न में क्या दे रखा है, तीसरे नंबर में दे रखा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल होते हैं। तो जब भी बराबर की कंडीशन आती है, दोनों मूल बराबर होते हैं, और जिस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का दे रखा हो, तो इसका अर्थ होता है कि मूल बराबर है और वास्तविक है। तो हमने खाली स्थान पर लिखना क्या है, वास्तविक और बराबर लिखना है। मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ, किसी टेक्निक प्रॉब्लम होने के कारण अपलोडिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखते जाइए, समझते जाइए। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में करके आप बता सकते हैं कि किस प्रश्न हमारा समझ में नहीं आया है। चौथा नंबर में दे रखा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की होती है समांतर होती है। पाँचवें नंबर में दे रखा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, खाली स्थान पर समद्विभाजित ही भरना है। छठवें नंबर में दे रखा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। 6 खाली स्थान हमने आपको भरवा दिए हैं। आइए प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरे में दे रखा है सत्य सत्य का चयन करके लिखना है आप सभी को। तो तीसरे नंबर प्रश्न में दे रखा है सत्य सत्य। पहले नंबर में दे रखा है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होती है। यह वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से समझाने का प्रयास करूंगा, जितना हो सकेगा बड़ा बड़ा। तो आइए अब हम देखते हैं, एक एक करके समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप। मान लीजिए पूछा गया उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, तो कोई भी हम ले लें। मान लीजिए कि एक संख्या ले ली 18, दूसरी ले ली 6 ले लिया। अब इनके अभाज्य गुणनखंड फैक्टर कीजिए, 2 से कट करूंगा तो 9 आएगा, फिर कट करूंगा तो 3 आएगा, फिर कट करूंगा तो 3 आएगा, इसको कट करूंगा तो 2 आएगा, अब फिर इसके बाद 3 और फिर 3 से कट करूंगा 1 आएगा। तो क्या करना है, इनके फैक्टर लिख लीजिए। तो 18 के फैक्टर क्या है, क्या निकल के आया, 2 एक बार आया, 3 क्या बार आया, 2 बार आया। 6 के फैक्टर किए हैं तो 2 1 बार आया, 3 1 बार आया। अब इसमें क्या कहा गया, हमारे प्रश्न में कहा गया कि सबसे छोटी घात का गुणनफल उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है क्या। तो सबसे छोटी घात का महत्तम समापवर्तक तो इसमें 1 है और इसमें भी 2 की पावर 1 है, तो सबसे छोटी पावर ये हो गई। एक जैसे पद है तो 1 2 ले लिया, और इनमें से एक 3 की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 3 की पावर 1 वाला ही लिया जाएगा, क्योंकि न्यूनतम घात वाला महत्तम समापवर्तक में लिया जाता है। इनका गुणा करेंगे तो 6 निकल के आ गए, तो ये ऑप्शन हमारा सत्य है। अगला प्रश्न दे रखा है दूसरा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली कितनी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये पूछा गया। तो आइए हम एक वृत्त बना लेंगे। आप मान लीजिए यह एक वृत्त है, पूछा गया कि स्पर्श बिंदु, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींच दें यदि, तो यहाँ पर जब टच करेगी तो ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्या इस बिंदु वृत्त के केंद्र, ये मान लीजिए O है, क्या त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये जी हाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो जी ही स्पर्श बिंदु स्पर्श त्रिज्या
स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और लंबवत त्रिज्या होती है। जी हाँ, सत्य है। अब आइए अगला नंबर दे रखा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360। चाप की लंबाई जब भी पूछता है तो क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है। चाप जब भी मान लीजिए यह एक वृत्त है, इस वृत्त में मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ए है, यह बी है और वृत्त का केंद्र है, तो ये चाप कहलाएगा, ये वाला भाग। तो जब भी परिधि पर चाप बनता है तो परिधि क्या होता है, 2πr। तो क्या पूछेगा, चाप की लंबाई, तो थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे उसकी परिधि के साथ 2πr के साथ, तो ये हमारा होगा। तो आपका सही है, सत्य है। चौथे नंबर में दे रखा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा 3πr² होता, जहाँ r अर्धगोले की त्रिज्या, बिल्कुल सही है, सत्य है। फिर दे रखा पाँचवें नंबर में शंकु की आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो तिर्यक ऊंचाई l स्लैंट हाइट का सूत्र क्या यही होता, असत्य है, क्योंकि यल बराबर अंडर रूट लगा होता है और ना भी अगर लगा होता अंडर रूट तो इसमें देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन, माइनस लगा हुआ है, इसलिए गलत है। स्लैंट हाइट निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं तो कर्ण कहलाती है। लंब और आधार, यहाँ पॉजिटिव साइन आता तो सत्य होता, ये पॉजिटिव नहीं इसलिए असत्य है, बीच में जो नेगेटिव साइन है इस वजह से असत्य है। छठवें नंबर में दे रखा है बिंदुओं, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 हो सकते हैं, ये असत्य है। सही जोड़ी का चयन करना, तो सही जोड़ी का चयन आपको देखिए पहले नंबर में देखकर रखा कि व्यापक समांतर श्रेणी, मतलब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, तो जो दे रखा बी नंबर में a,a+d और a+2d और a+3d। दूसरे में दे रखा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, तो ये सूत्र है, एक फार्मूला 1 होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट कॉस एक स्क्वायर माइनस 1 होता है। समांतर श्रेणी का यनवा पद का सूत्र होता है an बराबर a+n-1d और समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है Sn बराबर 1/2 कोष्टक 2a + n-1d 1 साइन का उल्टा होता है कौशिक, और ये आपको ऐसे हल करना था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें बिल्कुल आप गलती ना कीजिए, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही कि सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की मैं आपको वीडियो दे सकूं, ताकि आप अच्छी एजुकेशन और शिक्षा प्राप्त कर सकें। आइए अगला प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। वर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। यह वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा मैं रफ्तार से आपको हल करवाऊंगा। तो मॉड निकालना है, तो ये दे रखा मॉड का सूत्र है, ये फार्मूला पूछा गया था तो मैंने सूत्र लिखा ही है। ये पेपर में लिख रखा था इसलिए क्योंकि मैंने एक बार हल करवा चुका हूँ, सॉल्व करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखते गया था, इस वजह से लिखा हुआ है। दूसरा दे रखा यदि PE बराबर 0.05 हो तो PE नहीं की प्रयोक्ता तो 0.95 आएगा, क्योंकि न होने की प्रयोक्ता और होने की प्रयोक्ता दोनों का योग बराबर 1 होता है। पक्षांतर करके 1 के साथ घटा देंगे 0.05, तो ये आपको निकल के आ जाएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 × πr²। किसी मिश्रित घटना की प्रयोक्ता कितनी होती है, 1 होती है। और किसी निश्चित तालिका मिश्रित नहीं निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²। आइए प्रश्न क्रमांक 6 से आपको यदि मैं हल करवाऊंगा तो यह पूरी वीडियो का सॉल्यूशन 6 घंटे में हल होगा, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। इस वजह से मैं पहले से हल करके रखा हूँ, आपको दिखाता जाऊँगा और देखते जाइएगा। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, थोड़ा समझाता भी जाऊँगा। लिखा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 36 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 24 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आपको क्या करना है, इस तरह के प्रश्न में जो दे रखे होते हैं उनका आप सिंपल सा एलसीएम निकाल दीजिए, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके स्क्रीन के सामने यह प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर
आप देख पा रहे हैं ये पूरा उत्तर क्रमांक 6 का हल है। आपको करना क्या है, ये दे रखा है सिंपल सा, मैंने लिख ही दिया है। सोनिया द्वारा लिया गया समय 36 फैक्टर किया हूँ, रवि द्वारा लिया गया समय उनके भी फैक्टर किया हूँ। 36 और 24 का एलसीएम 72 निकल गया है, ये उत्तर हो गया। आइए प्रश्न क्रमांक 6वें के अथवें में दे रखा, सिद्ध कीजिए कि 6 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये हल करना है। अब यह है प्रश्न क्रमांक 6 के अथवे का हल। इस तरह आपको हल करना है। क्या करना है, मान करके चलेंगे कि 6 + 4√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब हमने माना है 1/b के रूप में, तो हमने लेकर के चला। आपको क्या करना है कि जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी हो तो इस तरफ बाएं तरफ आपको अपरिमेय संख्या ही बचाना है, दूसरी तरफ आपको परिमेय संख्या बना देना है। तो हम लिख देंगे कि यह परिमेय संख्या है, जो कि यह परिमेय संख्या इस वजह से √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 + 4√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आइए प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा 9 और एलसीएम आपको ज्ञात करना। तो करना क्या है कि जो कोष्टक के अंदर संख्याएं दे रखी है उनको मान करके चलेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली और दूसरी संख्या आपको मानना है, मैंने लिखा नहीं हूँ क्योंकि यह प्रश्न बड़ा हो जाता उत्तर, इसलिए मैंने छोटा करने का कोशिश किया, क्योंकि 2 नंबर में पूछता तो आपको 2 नंबर जैसा ही हल करना है। एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम पूछा था, सूत्र लिखा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों को मल्टीपल करना। तो एचसीएफ 9 दे रखा था, एलसीएम निकालना था पहली संख्या दूसरी संख्या। 9 से कट कर दिया 34 बार में, दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो 22,338 आ जाएगा एलसीएम, ये आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 के अथवे का उत्तर देख लीजिए। अब आइए प्रश्न क्रमांक 7 के अथवे में लिखा संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ यानी एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि n का कोई मान है कि जो कि 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। अंक 0 पर कब समाप्त होता है, जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 प्राप्त होते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 प्राप्त नहीं होते हैं, यह उत्तर आपका, इसलिए यह एक 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप उत्तर देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 7 के अथवे का उत्तर यह है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 8 का मैं हल करवा रहा हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है, क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है x² + 7 + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको शून्य ज्ञात करने के लिए उनके फैक्टर कीजिए। और ये देखिए प्रश्न क्रमांक 8 का हल जो दे रखा है, मैंने लिखा द्विघात बहुपद है जो, तो बहुपद लिख दिया, इसके फैक्टर किया, बीच वाले पद को तोड़ दिया, 7x को 5x + 2x में। ज़्यादा व्याख्या सहित हल कराने का मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए देखते जाइए। और इससे मैंने कॉमन लिया x + 5 बचा, फिर इस पर कॉमन लिया 2 और x + 5 बचा। इन दोनों में से एक बार लिखना और x को 2 के साथ जोड़ देना, शून्य का आपको निकाल लेना, शून्य के बराबर रख करके। आइए प्रश्न क्रमांक 8 के अथवे का द्विघात बहुपद दे रखा है 3x² - x - 4 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल आपको हल करना है। तो प्रश्न क्रमांक 8 के अथवे का हल ये है, आपके स्क्रीन के सामने आप देख लीजिए। इस तरह आपको हल करना है। मैंने जो द्विघात बहुपद दे रखा था उसका समीकरण एक ही व्यापक समीकरण से, यह व्यापक समीकरण, इस समीकरण की इस समीकरण दोनों समीकरण की तुलना करूंगा तो a का मान 3, b का मान -1 निकला है, c का मान अचर पद -4 दे रखा, शून्यकों का योगफल -b/a, b का मान रख दिया -1 और a का मान 3 रख दिया, तो ये होगा योगफल, और शून्यकों का गुणनफल ये दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल c/a, तो c का मान -4 और a का मान 3। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 9 में दे रखा द्विघात बहुपद दे रखा 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। यह बहुपद सही तरीके से नहीं दे रखा, तो आपको सही करना, क्योंकि x² के बाद x वाला पद आता है, तो 7x पहले लिखना और -3 को पीछे लिख देना, और फिर इसके बाद आपको शून्य निकालना। तो आपको हल कैसे करना है ये देखिए, आप इस तरह आपको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 9 का हल दे रखा है, बहुपद इसके मैंने फैक्टर किए, शून्य निकल के 2 आए। अब आइए प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा में दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल इस तरह आपको दे रखा है, ये आपको हल करना। प्रश्न क्रमांक 9 के अथवे का हल है ये।
अब आइए प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में दे रखा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोनों कोणों का मान निकालना है। करना क्या है, आपको मान करके चलना बड़ा कोण एवं छोटा कोण। तो मान करके हम चले, बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। प्रश्नानुसार डाल दिया जो कि एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यह मैंने दर्शा दिया है। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, दोनों कोणों का योग 180 अंश। समीकरण 1 से और समीकरण 2 में x का मान रखा तो जो प्राप्त हुआ, इस तरह आपको हल कर लेना है और उत्तर प्राप्त कर लेना है। ये देखिए बड़ा कोण और छोटा कोण क्राइब कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 के अथवे का उत्तर हल करेंगे। समीकरण युग्म दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर 14 एक्स माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो किस तरह आपको हल करना है मैं आपको उत्तर दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 के अथवे का उत्तर यह आपके सामने देख पा रहे हैं। इस तरह आपको दो समीकरण दे रखे थे, मैंने समीकरण 2 से यक्स का मान निकाला, वाई को पक्षांतर कर दिया, यक्स का मान फिर समीकरण 1 में पुट कर दीजिए तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान फिर समीकरण 3 में रख दीजिए तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आपको हल करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या दे रखा है आप देख लीजिए अच्छी तरह से। पूछा क्या गया, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होती है पहले ये निकालना पड़ेगा। तो मैंने 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं लिखी हैं, जो कि ये लिखा 1 से 49 तक बीच की पूछा है, इसलिए प्रथम पद और द्वितीय पद मैंने नहीं लिखा, अंतिम पद लिख रहा है 49। सार्वंतर निकाल लिया है। an मतलब n पद का सूत्र लगा करके n का मान निकालना है आपको आसानी से। n का मान जब प्राप्त हो जाएगा तो क्या करना है, योगफल का सूत्र लगा करके आपको योग निकाल देना है। 625 निकल के आएगा उत्तर आपका। अब आइए प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा में। प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा में दे रखा है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी के दो समांतर श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी के n वें पद बराबर होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11 के अथवे का हल यह आपके स्क्रीन के सामने इस तरह आपको हल करना है, देख पा रहे हैं। यह प्रश्न क्रमांक 11 का अथवे का हल। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में दे रखा है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, जो कि बिंदु दे रखे x y और बिंदु 7 1 और बिंदु 3 5 सम दूरस्थ है, यह बताना है। तो यह देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का हल ये आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 12 का हल क्या दे रखा है आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये है, यह मैंने एक बिंदु P ले रखा है, बिंदु P से AB की दूरी समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो मैंने लिखा भी है P AB से समदूरस्थ है, P की और PB की दूरी दोनों को बराबर रख दीजिए क्योंकि समान दूरी पर है, इसलिए आपका मान निकल के आएगा। मैंने ये हल किया हुआ है पूरा उत्तर। तो दो एक समीकरण जैसा बनेगा x माइनस वाई बराबर 2। इस तरह आपको हल करना है, ये उत्तर है आपका। अब आइए प्रश्न क्रमांक 12 के अथवे का हल आपको दिखाएंगे। लिखा क्या प्रश्न क्रमांक 12 के अथवे में लिखा है कि y अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x से अक्ष से विभाजित होता है। तो यह प्रश्न क्रमांक 12 के अथवे का उत्तर किस अनुपात में विभाजित होता, तो मैंने मान करके चला यम अनुपात m2 के रूप में विभाजित होता। प्रश्न क्रमांक 12 के अथवे का है ये अथवा लिखा है। मान लिया कि ए बी एक रेखाखंड है जो बिंदु P यम अनुपात और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। x अक्ष पर किसी बिंदु के लिए y निर्देशांक 0 होता, तो इसलिए मैंने y वाला लिखा है, y के स्थान पर 0 लिख दिया और यह x1 और x2 y1 y2, तो y2 और y1 का मान रखा, m1 m2 का अनुपात निकालना, तो इस तरह आपको निकाल लेना है। माइनस चिन्ह आया, इसका अर्थ होता है कि बाय विभाजन है, इसलिए फिर अनुपात में मैंने माइनस चिन्ह हटा दिया है, सिंपल सा हमने अनुपात लिख दिया है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में त्रिकोणमिति का सवाल है, देख पा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में त्रिकोणमिति का सवाल है, तो आपको हल करना है।
प्रश्न क्रमांक 13 का हल ये है, आपके सामने त्रिकोणमिति का सवाल है, ये है, इस तरह आपको हल करना है। और प्रश्न क्रमांक 13 का अथवे में क्या लिखा है देखिए। प्रश्न क्रमांक 13 के अथवे में लिखा है cos 45 और sec 30 और cosec 30 का मान, तो सभी के मान रख करके आप हल कर लीजिए आसानी से। तो इस तरह आपको मान रख करके हल करना है प्रश्न क्रमांक 13 के अथवे में। अब आइए प्रश्न क्रमांक 14 में क्या दे रखा है, तो प्रश्न क्रमांक 14 में दे रखा है, आप देख पा रहे हैं आसानी से लिखा है, यदि एक बिंदु P से Q की केंद्र से दूरी, इस तरह का सवाल 100% 2026 में आएगा, नोट करके रख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 में जो दे रखा है यह है प्रश्न क्रमांक 14 का हल, इस तरह आपको हल करना है, देख पा रहे हैं, ये है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 14 के अथवे में क्या लिखा है, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखे हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। तो यह है प्रश्न क्रमांक 14 के अथवे का हल, इस तरह आपको हल करना है। सकेंद्री वृत्त बना हुआ है और मैंने मान रख दर्शाए हुए है, समकोण त्रिभुज के माध्यम से आपको निकाल लेना आसानी से, इस तरह आपको हल करना है। जीवा की लंबाई पूछी थी तो मैंने क्या किया है, 2 बार जोड़ करके लिख दिया एम क्यू को। दो नंबर में है इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग में नहीं सिद्ध हल करवा रहा हूँ, जितना हो सकता है शॉर्ट में करवाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यदि आप विस्तृत लिखेंगे तो पेपर में टाइम नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने उतना ही हल किया जितना ज़रूरी है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 15 में दे रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखी 14 सेंटीमीटर, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह प्रश्न क्रमांक 15 के का हल है, आपके सामने देख पा रहे हैं, इस तरह आपको हल करना है। यह है प्रश्न क्रमांक 15, ये लिखा हुआ सुई की लंबाई प्रश्नानुसार डालकर मैंने हल किया, एक एक करके हल किया, देख लीजिए अच्छी तरह से, ये पूरा हल है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 15 के अथवे में क्या दे रखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि रख 22 मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है। यह इस तरह आपको हल करना है प्रश्न क्रमांक 15 के अथवे में, यह प्रश्न क्रमांक 15 के अथवे। अब आइए प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 में क्या दे रखा है, दे रखा है कि एक बक्से में 3 नीली 2 सफ़ेद 4 लाल कंचे हैं, तो इस बक्से में से एक यादृच्छ निकालना, चयन करना है, यह कहा गया है। देख पा रहे हैं, तो लीजिए इसका उत्तर, यह आपके सामने प्रश्न क्रमांक 16 का हल, इस तरह आपको हल करना है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 16 के अथवे में क्या लिखा है, सबिता और हमीदा 2 मित्र हैं, इनकी क्या प्रकृति है कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो, बड़ा ना हो, इसलिए इस प्रश्न को मैंने छोटा करके ही हल किया है। मान लिया कि एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 होते हैं, सबिता का जन्मदिन किसी भी दिन हो सकता है, हमीदा के जन्मदिन के लिए कुल संभावित परिणाम 365, तो अनुकूल परिणाम एक कम हो जाएगा क्योंकि उसके जन्मदिन से छोड़ करके, इसलिए मैंने एक घटा दिया है। फिर मैंने प्रायिकता निकाल ली है, देख पा रहे हैं। अब आइए प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 17 में 52 पत्तों की गड्डी से संबंधित एक सवाल है। पूछा गया कि लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, तो लाल रंग के बादशाह के कलर होते हैं, यदि तो 2 होते हैं गड्डी में, तो यह है प्रश्न क्रमांक 17 का हल आपके सामने। लाल रंग के बादशाह 2 होते हैं, इसलिए अनुकूल परिणाम 2, प्रायिकता मैंने निकाल ली 1/26। अब आइए 17 के अथवे में दे रखा, एक पेटी में 90 डेस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्यांकित है, यदि पेटी में से एक यादृच्छ निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डेस्क पर अंकित एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तब पूर्ण वर्ग संख्या आपको निकालना ही पड़ेगा। तो एक पेटी में 1 से 90 तक है,
कुल संभव परिणाम 90 होगा। 1 से 90 तक में की पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, अनुकूल परिणाम 9 होंगे। प्रायिकता इस तरह आपको निकाल लेना है, हल कर लेना है। देख पा रहे हैं, लीजिए इस तरह आपको हल करना था। आइए प्रश्न क्रमांक 18 में दे रखा है द्विघात समीकरण दे रखा है। एक में k का मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दो मूल बराबर, जब भी मूल बराबर हो तो d बराबर 0, मतलब d का मान होता है b² - 4ac। आपको इस तरह आपको हल करना है, ये दे रखा है। मैंने शॉर्ट में हल करने का प्रयास किया, ज़्यादा बड़ा ना हो ये क्वेश्चन, थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि द्विघात समीकरण दे रखा था तो आपको kx का अंदर मल्टीपल करना, तो इस तरह द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्योंकि यह x² और x के फॉर्मेट में नहीं था इसलिए हमने किया। समीकरण एक नाम दिया, समीकरण एक की व्यापक समीकरण, तो व्यापक समीकरण ये। तुलना की तो ABC के मान प्राप्त हो गए। ABC के मान आपको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, मूल बराबर करेंगे। क्योंकि प्रश्न में कहा गया मूल बराबर हो, तो d बराबर 0, d का मान b² - 4ac, और मैंने b का मान रख दिया a और c का मान रखिए, हल किया तो k के दो मान प्राप्त हो गए। यदि अगर मैं k का मान 0 रखता हूं तो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने लिख जरूर दिया हूं कि दिए गए समीकरण के मूल 0 और 6 हैं। तब k का मान 6 बराबर k बराबर 6 ही संभव है, क्योंकि 0 का मान रखने पर द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा में क्या दे रखा है। दो समांतर रेखा है जिनका योग 17 और गुणनफल 72 है। तो यह प्रश्न क्रमांक 18 के अथवे का हल इस तरह आपको हल करना है। पहले ये देखिए आप, मैंने माना है कि पहली संख्या x है, दूसरी है। प्रश्नानुसार डाल करके लिखा कि दोनों संख्याओं का योग 17, दोनों संख्याओं का गुणनफल 72। समीकरण 1 से पक्षांतर करके मैंने 17 - x हो गया। इसका मान उठा करके आप रख दीजिए समीकरण 2 में, तो इस तरह आपको बनेगा। फिर इसके पश्चात मैंने यहाँ से हल किया, फिर यहाँ से हमने क्या किया, आगे माइनस या माइनस चिन्ह है तो इसलिए कॉमन ले रखा है। फिर माइनस पक्षांतर कर देंगे, 0 को उस तरफ 0 हो जाएगा। यह इस तरह के द्विघात समीकरण बन जाएगा। समीकरण के मूल निकाल लेंगे इस तरह। पहली संख्या 8 हो जाएगी, दूसरी संख्या 9। कैसे, यदि 8 का मान मैं अगर किसी भी समीकरण इसमें रखूँगा तो x का मान यदि 8 है तो y का मान 9 प्राप्त होगा। यदि x का मान 9 लूँगा तो y का मान 8 प्राप्त होगा। इसलिए x पहली संख्या 8 हो गया, दूसरी संख्या y 9 हो गई। इस तरह आपको हल करना था। आइए प्रश्न क्रमांक 19 में क्या दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 19 में दे रखा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं, जो कि AO, BO, CO और DO दर्शाइए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको यह एक प्रमेय है, सिद्ध करना है। तो यह है पूरा मैंने हल किया A to Z। देख लीजिए एक एक करके, पहले इस तरफ का है फिर इसके बाद उस तरफ है, एक एक करके देख लीजिए। यह है दिया है एक चतुर्भुज मैंने बनाया, समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना था, इसलिए पहले से मैंने एक समलंब चतुर्भुज जैसी आकृति बना रहे मान करके चला। माना ABCD एक चतुर्भुज जिसमें विकर्ण AC और BD बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं। फिर जे दे प्रश्न में दे रखा AO/BO, CO/DO ज्ञात करना। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। रचना लिखा है, बिंदु O से होकर AB के समांतर EF खींचा। उपपत्ति यहाँ से शुरुआत मैंने की है, देख पा रहे हैं, ये है पूरा हल। यह उपपत्ति जो लिखी दे रखा था तो मैंने लिख दिया है। फिर इसको मैंने क्या किया, CO को इस AO के अपॉन में ले आया और BO को OD के अपॉन में ले आया, तो यहाँ हो गया BO। समीकरण एक नाम दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, फिर लिखिया कि चलो त्रिभुज यह त्रिभुज ABD में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगाया मैंने। यह त्रिभुज ABD में, इसमें आपको A, B और ये D, इसमें आपको थेल्स प्रमेय यूज करना है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय में। जब EO पैरेलल हो AB के तब ये थेल्स प्रमेय से आ गया। थेल्स प्रमेय से समीकरण 2 नाम दिया। समीकरण 1 और 2 से आपको हल करना है। आपको हल करना है तो ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इनके ये अनुपात यदि बराबर है तो क्या होगा, ये समांतर होंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से।
तो जब ये समांतर है तो ई ओ पैरेलल हो गए ए बी के, ई ओ डी सी के, और ए बी पैरेलल होगा डी सी के। फिर मैंने क्या लिखा कि ए बी सी डी मतलब एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वह एक समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। फिर दे रखा है 19 की अथवा में दे रखा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह आपको सभी प्रश्न हल करना है। आइए प्रश्न क्रमांक 20 है। प्रश्न क्रमांक 20 में आप नोट कर लीजिए, यह 100% वार्षिक पेपर 2026 में आएगा। 2026 में 100% ये क्वेश्चन आएगा, ये बात मान करके चलिए। फिर दे रखा है अथवा में दे रखा है गुलाब जामुन। फिर 21 नंबर में ये सवाल दे रखा है, 21 नंबर के अथवा में दे रखा है। फिर 22 नंबर के अथवा में दे रखा है और 22 नंबर में दे रखा है। फिर यह प्रश्न है एक आप 23 नंबर में जो कि देख पा रहे हैं, हमेशा हर वर्ष पूछा जाता है माध्य निकालने के लिए और बहुमूलक ज्ञात करने के लिए। ये दो ही टाइप के प्रश्न आते हैं, 100% पेपर में आते ही आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट टाइम आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।